हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं वापस टेलीकम्युनिकेशन या दूरसंचार की तकनीक के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे थे। इसका पार्ट फर्स्ट अपलोड कर दिया गया है। इसका सीसी सीरीज में पार्ट सेकंड है। यदि आपने वह नहीं देखा तो पहला आप वह देखें, जिससे आपकी अच्छी समझ विकसित होगी। तो उसी के क्रम में उसके आगे बातचीत करेंगे। उस क्रम में हमने लास्ट में जो वायर्ड था कम्युनिकेशन, वायर्ड संचार तंत्र, उसके बारे में बात कर ली थी। आज हम बात करेंगे वायरलेस संचार तंत्र या बेतार संचार तंत्र के बारे में। जो हमारा बेतार संचार तंत्र होता है, ये हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा संपन्न होता है? जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती है, इनके द्वारा हमारा बेतार संचार तंत्र संपन्न होता है। तो अब बात करते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की। तो इसके बारे में हम देखते हैं सबसे पहले कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती है। तो बेतार संचार तंत्र के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? बेतार संचार तंत्र के दो प्रकार होते हैं। इसके चुंबकीय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बाद देखेंगे प्रकार क्या है। पहला होता है हमारा लंबी दूरी का बेतार संचार तंत्र, अर्थात जिसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ से दिल्ली नहीं बात करेंगे, हम यहाँ से लंदन बात करने की सोचते हैं, अर्थात लंबी दूरी तक हमारा संचार तंत्र होना चाहिए। दूसरा होता है कम दूरी का बेतार संचार तंत्र, अर्थात जो सीमित दूरी का जो बेतार संचार तंत्र होता है उसके बारे में। तो हम उन दोनों के बारे में बातचीत करेंगे, अर्थात लंबी दूरी के और कम दूरी के दोनों के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले बात करें तो बेतार संचार तंत्र होता है हमारे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से। किनके माध्यम से होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से होता है। सबसे पहले हम देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती क्या है। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है? गैर यांत्रिक तरंगें होती है। कैसी होती है? यांत्रिक नहीं होती, गैर यांत्रिक तरंगें होती है। जिसमें क्या होता है, जो हमारा विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में विचलन उत्पन्न करती है। जो क्या करती है? विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र आते हैं, इसके अंदर अपना विचलन उत्पन्न करती है। ये परस्पर लंबवत होने के साथ साथ लंबवत तरंग संचरण की दिशा में भी लंबवत होती है। तो आप इसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं इसको। इसमें मैं आपको जूम करके दिखा दूं, जो हमारी विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं वो किस तरह से गति करती है। जैसे आप ये मान लीजिए कि ये हमारी अक्ष है, ये हमारा अक्ष है, और इसके अंदर ये हमारी जो तरंग की दिशा है, ये डायरेक्शन है। तो ये तो डायरेक्शन हो गई। तो इस चित्र में भी इसी तरह दिखाया गया है। ये यहाँ पे इधर की तरफ तो डायरेक्शन है। अब इसके अंदर ऊपर से नीचे इस तरह से क्या है, ऊपर से नीचे जा रहा हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? ऊपर से नीचे जा रहा है। अब बगल में क्या जा रहा है? ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। क्या जा रहा है? हमारा मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है। तो ये हमारे तीन चीज देखते हैं इसके अंदर। एक तो जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, तो दिशा हमारी क्या है? इस तरफ जा रही है। क्या जो दिशा है वो तो हमारी इस तरफ जा रही है। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये ऊपर है, अर्थात जो ये ऊपर नीचे वाला है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है ये बाईं ओर है, तो ये हमारे बाईं ओर वाला इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमारे इससे क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। साथ ही साथ जो हमें तरंग दे रही है, तरंग दे रही क्या होता है? जो हमारे एक शीर्ष और दूसरा शीर्ष, इन दोनों के जो बीच की दूरी होती है उनको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य कहते हैं। जिसको किससे दर्शाते हैं? लैम्डा से। ये एक निशान होता है गणित के अंदर या फिजिक्स के अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? लैम्डा कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं, ये ऐसे, ये हमेशा गलत बनता है। लैम्डा का मतलब क्या होता है? ऐसे एक तो एल बनाना है और एल में हल्का सा ऊपर ऐसे ले लेना, तो ये लैम्डा होता है। ये हमारे किसका निशान होता है? ये हमारे तरंग दैर्ध्य का निशान होता है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बारे में हमने देख लिया। यदि आपसे पूछा जाए तो वैसे तो हमारे जो फिजिक्स वाला चैप्टर है उसके अंदर इसको साफ साफ बताया, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती है? गैर यांत्रिक तरंगें होती है, जो क्या करती है? विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र में विचलन उत्पन्न करती है। ये विचलन क्या है? परस्पर लंबवत होने के साथ साथ, मतलब ये जो हमारे विद्युत और चुम्बकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इनके साथ साथ तरंग संचरण की दिशा में भी लंबवत होती है। अब हम देखते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के बारे में जिसे हम कहते हैं जिसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के परास को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जो हमारी आवृत्ति होती है, इस फ्रिक्वेंसी, इसकी जो रेंज होती है, कितनी फ्रिक्वेंसी होगी, उससे हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब स्पेक्ट्रम को देखें तो हमारी ये देख लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ से, जैसे गामा होता है, तो सबसे पहले हमारा गामा आता है, जिसकी सबसे लो फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻12। तो इसमें आपको ये जो तरंगे है ये पास पास दिखेगी। फिर इससे ज़्यादा हमारे एक्सरे की होती है, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिएबल,
फिर इंफ्रारेड, फिर माइक्रोवेव और फिर आती है हमारी रेडियो वेव। तो इन तरंगों की ये फ्रिक्वेंसी के आधार पर हमने देखी जो रेंज है उनको। तो हम इसको वैसे भी याद कर सकते हैं, कैसे कि जैसे हमारा सबसे लास्ट में आता है ABCD के अंदर वाई को हम क्या कहते हैं गामा, फिर एक्स आता है, फिर अल्ट्रा वायलेट आता है, क्या अल्ट्रा वायलेट आता है, फिर विजिएबल आता है, ठीक है, फिर इंफ्रारेड, IR, फिर माइक्रोवेव और फिर रेडियो सबसे लास्ट में आता है। तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं। चित्र भी आपको यही बनाना पड़ेगा और फ्रिक्वेंसी भी आपको यही लिखनी पड़ेगी। चित्र को आप ध्यान से देख लें ताकि आप इसको समझ सकें। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो आवृत्ति होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। परिभाषा यदि आपसे पूछी जाए तो परिभाषा क्या बताएंगे आप, ये विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति के परास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। आवृत्ति का जो परास होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस आधार पर हम क्या तरंगों को कुछ भागों में बांटते हैं। जैसे तो हमने अभी चित्र में भी देखा, पहली होती है हमारी रेडियो तरंगे, फिर माइक्रोवेव, फिर सूक्ष्म तरंगे, अवरक्त तरंगे, दृश्य तरंगे जिन्हें विजिएबल रेज कहते हैं, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें। तो ऐसे करके 7 भागों में इसको बांटते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं किसके बारे में, रेडियो तरंगों के बारे में लेते हैं कि रेडियो तरंग क्या होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य 10⁴ से 1 के बीच में होती है। क्या 10⁴ से 1 के बीच में होती है। एक मतलब 10⁻⁴ यदि 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक ही कहते हैं। ये इसकी रेंज होती है मीटर। तो हमारी रेडियो तरंगें होती है। खोजकर्ता की बात करें तो रेडियो तरंगों की खोज हमारी किसने की थी, मार्कोनी ने की। क्या किसने की थी, मार्कोनी ने हमारे रेडियो तरंगों की खोज की थी। बात करें उपयोग की तो रेडियो तरंगों का उपयोग रेडियो संचार, मोबाइल संचार, मतलब मोबाइल कम्युनिकेशन, रेडार, इन सब में किया जाता है। रेडार की बात करें तो रेडार का नाम क्या होता है पूरा, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग ये होती है। 10⁻⁴ का मतलब होता है 1 मीटर। आप याद रखेंगे रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने की थी। और उसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, 10⁻⁴ से 1। फिर आती है हमारे माइक्रोवेव जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म तरंगे। तो सूक्ष्म तरंगे तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 10⁻⁴ मतलब 1 से लेकर 10⁻³ मीटर। खोज किसने की सूक्ष्म तरंगों की, तो इसकी खोज हमारे हर्ट्ज ने की थी। किसने, हर्ट्ज ने इसकी खोज की थी सूक्ष्म तरंगों या माइक्रोवेव। उपयोग की बात करें तो सूक्ष्म तरंगों का उपयोग माइक्रोवेव ओवन, उपग्रह संचार और जो हमारी चिकित्सा होती है इसके अंदर किया जाता है। क्या, जो हमारी चिकित्सा इसके अंदर किया जाता है। तो आपको ये तो पता होगा रेडियो के अंदर जो FM होता है, FM क्या है, 88 से लेके हमारे 108, कितना 88 से लेके हमारे 108 इस फ्रिक्वेंसी के अंदर ही चलता है। ये तो आपको पता होगा जो हमारा FM होता है, ये भी आप याद रखना। एक बार परीक्षा में पूछा गया था FM किसके बीच में कार्य करता है। तो FM भी हमारे रेडियो वेव्स होती है जो हमारा 88 से लेके 108 के बीच में काम करती है। तो इसको मिटा देता हूँ FM को, FM पिंक सिटी। तो बहुत सारे, तो FM पिंक सिटी है, 93.5 है, 91.1 है, तो बहुत सारे हैं। तो ये यदि आपने सुने हो तो रेडियो मिर्ची बहुत सारे आते हैं। आगे देखें अवरक्त तरंगे जिसे इंफ्रारेड वेव कहते हैं। तो तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य इसकी 10⁻³ से लेकर 10⁻⁻6 मीटर होती है। खोज की बात करें तो अवरक्त तरंगों की खोज किसने की थी, हर्शेल ने। इसकी खोज किसने की, हर्शेल ने इसकी खोज की अवरक्त तरंगों की। उपयोग की बात करें तो अवरक्त तरंगों का उपयोग जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, अर्थात रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट होते हैं, टीवी रिमोट होते हैं, नाइट विजन के कैमरे होते हैं, इन सब में किया जाता है। अर्थात जो रात में देखने वाले कैमरे होते हैं, नाइट विजन के कैमरे, इनमें हमारे किसका उपयोग किया जाता है, इंफ्रारेड किरणों का उपयोग किया जाता है। खोज किसने की इसकी, हर्शेल ने। फिर आती है हमारे दृश्य तरंगे, विजिबल रेज। दृश्य तरंगों की बात करते हैं, इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻⁻6 से 10⁻⁷ के बीच में होता है। और इसकी खोज किसने की थी, न्यूटन ने। आप ये याद रखेंगे दृश्य तरंगों की खोज किसने की, न्यूटन ने इसकी खोज की थी। बात करें इसके उपयोग की, जो हमारे दृश्य तरंगे हैं इनके उपयोग की बात करें तो दृश्य तरंगों का उपयोग दृश्यता अर्थात विजिबिलिटी और लेजर इसमें किया जाता है। किसमें किया जाता है, लेजर में भी हमारे दृश्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। लेजर की बात करें तो लेजर क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। जिसका हिंदी में क्या होगा, विकिरण के उद्दीप्त या विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। तो इसमें क्या करते हैं, प्रकाश का प्रवर्धन कर रहे हैं। जो हमारी लाइट है इसका एम्प्लीफिकेशन कर रहे हैं, किसके माध्यम से, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा। तो हम क्या कर रहे हैं, लेजर। तो लेजर का पूरा नाम क्या होगा अंग्रेजी में, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, इसका पूरा नाम होगा।
अब अगली आती है हमारी कौन सी विकिरण आती है, हमारी आती है पराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट रेज। तरंग दैर्ध्य की बात करें, तरंग दैर्ध्य कितनी होती है इसकी, 10⁻7 से 10⁻8 के बीच में होती है। तरंग दैर्ध्य कितनी होती है इसकी, 10⁻7 से 10⁻8। खोज की बात करते हैं, इसकी खोज किसने की, पराबैंगनी किरणों की खोज हमारे रिटर ने की थी। किसने, रिटर ने इसकी खोज की थी। उपयोग की बात करें तो पराबैंगनी तरंगों का उपयोग हमारे बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे हमारे बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं, इनको नष्ट करने में, विटामिन डी के संश्लेषण में, नकली नोटों की जांच करने में, तो इन सब कामों में इसका उपयोग किया जाता है। हमारे अल्ट्रावायलेट किरणें होती है, पराबैंगनी किरणें, इसका उपयोग किस किस में किया जाता है, एक तो हमारे जो बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव होते हैं इनको नष्ट करने में, विटामिन डी के संश्लेषण में, नकली नोटों की जांच करने में हमारे पराबैंगनी किरणों का उपयोग किया जाता है। और खोज किसने की इसकी, रिटर ने। फिर आती है हमारे एक्स किरणें, कौन सी आती है, एक्स किरणों की बात करें तो इसका तरंग दैर्ध्य 10⁻8 से 10⁻11 मीटर होता है। कितना, 10⁻8 से 10⁻11 मीटर इसकी तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ होती है। खोज की बात करें तो एक्स तरंगों की खोज हमारे किसने की थी, रोंटजन ने। क्या, रोंटजन होता है वैसे तो रोंटजन भी कह सकते हैं जी, तो एक्स किरणों की खोज हमारे रोंटजन ने की थी। उपयोग की बात करें, एक्स किरणों तो ऐसा कोई मुश्किल बंदा होगा जिसको पता ना हो, क्यों कि एक्सरे तो सभी ने निकाला होगा। जैसे एक एक्सरे की मशीन होती है, उसमें बंदा जाता है, मेटल की चीज़ें बाहर रखा आता है, फिर उसका एक्सरे निकाला जाता है सीने का, हड्डियों का। तो एक्सरे का उपयोग एक्सरे मशीन में किया जाता है, जिसमें हमारे कई बार हीरा परीक्षण में भी एक्सरे का उपयोग किया जाता है, जो हीरे की शुद्धता देखने के लिए कि हीरा शुद्ध है कि नहीं, तो हमारे एक्सरे किरणों से इसका पता लगाया जाता है। जो हमारे हड्डियाँ हैं उनका एक्सरे भी निकाला जाता है। फिर आती है हमारी गामा किरणें, कौन सी, गामा किरणें। गामा किरणों की बात करें तो गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य क्या होती है, 10⁻11 से छोटी होती है। क्या, 10⁻11 से भी छोटी होगी। खोज किसने की गामा किरणों की, तो गामा किरणों की खोज हमारे पॉल विलार्ड ने। किसने की, पॉल विलार्ड ने इसकी खोज की। अपना डिस्कवरर कौन है इसके, पॉल विलार्ड। उपयोग की बात करें तो गामा तरंगों का उपयोग गामा स्कैनिंग और कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी, किसमें, गामा स्कैनिंग और कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी में किया जाता है। किसका, गामा तरंगों का उपयोग। अब हमने थोड़ी देर पहले देखा था बेतार, किसका, बेतार संचार की। तो बेतार संचार दो तरह का होता है, एक तो लंबी दूरी वाला, एक छोटी दूरी वाला। तो सबसे पहले हम देखेंगे आज किसके बारे में, लंबी दूरी वाले संचार तंत्र के बारे में। आज की बात हम तो बात तो सारे ही करेंगे, लेकिन क्या है, तो बेतार संचार तंत्र दो तरह का होता है, एक लंबी दूरी का, एक छोटी दूरी का। लंबी दूरी का जो बेतार संचार तंत्र होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। एक तो स्काई वेव कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्योम तरंग संचार। क्या कहते हैं, व्योम तरंग संचार, हिंदी में कहेंगे, अंग्रेजी में क्या कहेंगे, स्काई वेव कम्युनिकेशन। दूसरा होता है स्पेस वेव कम्युनिकेशन, हिंदी में जिसे कहेंगे अंतरिक्ष तरंग संचार। और तीसरा होता है हमारा कौन सा, उपग्रह संचार। कौन सा होता है, उपग्रह संचार या सैटेलाइट कम्युनिकेशन। हम तीनों को याद करेंगे। लंबी दूरी में हमारे 3 प्रकार है। पहला स्काई वेव कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं व्योम तरंग संचार। दूसरा होता है स्पेस वेव कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतरिक्ष तरंग संचार। और तीसरा होता है हमारा सैटेलाइट कम्युनिकेशन या उपग्रह संचार। तो इनके बारे में हम एक एक करके देखते हैं। पहला होता है हमारा व्योम तरंग कम्युनिकेशन। कौन सा, व्योम तरंग कम्युनिकेशन की बात करें तो व्योम को अंग्रेजी में कहते हैं स्काई वेव। तो व्योम तरंग संचार में क्या था, आयन मंडल का उपयोग किया जाता है। संचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आयन मंडल, ये आयनोस्फीयर है हमारे, इसका उपयोग किया जाता है। जो प्रेषित है रेडियो तरंगे, ये आयन मंडल या पृथ्वी से बार बार परावर्तित होती है और वहां से परावर्तित होकर ग्राही एंटीना होता है वहां तक पहुंचती है। तो इसको देख लेते हैं, इसमें देख लेते हैं ये इसका चित्र है। चित्र में देखें तो ये ट्रांसमिशन एंटीना है। क्या, ट्रांसमिशन एंटीना है, अर्थात ट्रांसमीटर है। यहाँ से तरंगे गई, क्या, यहाँ से तरंगी गई, और तरंगी कहाँ जाती है, सीधा आयन मंडल में। तो आयनोस्फीयर है हमारा, आयन मंडल है, तो आयन मंडल में ये तरंगी जाती है, वहाँ से टकरा के फिर नीचे आती है और धरती की सतह से टकरा कर वापस ऊपर जाती है, फिर आयन मंडल में जाती है, फिर धरती के पास आती है, फिर आयन मंडल में जाती है, धरती से टकराती है, और जब तक टकराती रहती है जब तक हमारा रिसीवर एंटीना इसको रिसीव नहीं कर लेता। जो रिसीवर एंटीना है ये इसको रिसीव कर लेगा, तो फिर यहाँ से सूचना हमारे कहाँ पहुँच गई, यहाँ तक चली जाती है। तो ये हम इसको क्या कहते हैं, स्काई वेव प्रोपेगेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें आयनोस्फीयर, आयन मंडल का इस्तेमाल किया जाता है। आप इसको देख सकते हैं, इसको जूम आउट कर देता हूँ। चित्र काफ़ी सुंदर है, आप इसको बनाने की कोशिश करेंगे जब भी जाके ये बनेगा और याद भी तभी होगा। बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की या आवृत्ति की,
इसकी आवृत्ति क्या है? व्योम तरंग संचार में 3 से 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसका? 3 से 30 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की तरंगों का प्रयोग किया जाता है। अब इसकी गुणवत्ता की बात करें तो व्योम तरंग संचार की गुणवत्ता अच्छी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि आप सोचते हो कि जैसे बॉल है, बार बार ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है। मतलब तरंगे पहले तो आयन मंडल में जाएगी, फिर धरती से टकराएगी, फिर आयन मंडल में जाएगी, धरती से टकराएगी। तो उनकी गुणवत्ता कैसे सही हो सकती है? बार बार टकराने से उनकी गुणवत्ता खराब हो जाएगी, इनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती। परास की बात करें तो व्योम तरंग संचार की परास उच्च होती है। क्या होती है? रेंज। उच्च का मतलब हम बहुत ज्यादा दूर तक भी इन तरंगों को भेज सकते हैं। जैसे यदि आपने कोई मिल गया मूवी देखी है, जिसके अंदर क्या होता है कि ऋतिक रोशन रोहित का रोल करता है कोई मिल गया के अंदर। तो उसके अंदर एक मशीन होती है जिसके अंदर ओम को वो बार बार दबाते हैं। तो उसमें क्या है, जो हमारी ये स्काई वेव प्रोपगेशन का इस्तेमाल करता है वह रोहित, और वह अंतरिक्ष में दूर जाके तो जादू से कांटेक्ट कर लेता है। तो यह क्या है, इसकी परास इतनी दूर है कि हम जादू से भी कांटेक्ट कर लेते हैं। तो व्योम तरंग संचार है पृथ्वी की वक्रता से प्रभावित नहीं होती है। पृथ्वी की वक्रता का मतलब पृथ्वी गोल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस पे, सबसे अच्छी बात है। और व्योम तरंग संचार के उदाहरण क्या हमारे रेडियो। कई बार क्या हम छोटी सी दूरी पे चेंज हो जाते हैं तो हमारा रेडियो चलना भी बंद हो जाता है। तो ये भी देख सकते हैं क्यों, क्योंकि इसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं। अब हमने व्योम की चेंज कर दिया, अब क्या है, स्पेस वेव कम्युनिकेशन की बात करेंगे, अर्थात जो अंतरिक्ष तरंग संचार की बात करेंगे। किसकी? अंतरिक्ष तरंग संचार की। अंतरिक्ष तरंग संचार के तहत तरंग क्या, संप्रेषी एंटीना और ग्राही एंटीना, मतलब जो हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है और रिसीवर एंटीना तक वायुमंडल में सीधे ही पृथ्वी तल और क्षोभ मंडल से परावर्तन के द्वारा गमन करती है। तो इसमें चित्र के माध्यम से देखें तो हमारा ट्रांसमीटर है ये तो हमारा ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर से सीधी यहाँ गई और जो रिसीवर है वहाँ सीधी जाती है, न तो पृथ्वी से टकराती है न कहीं जाती है, अर्थात सीधी जाती है ट्रोपोस्फियर, मतलब जो हमारा क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल से सीधी टकराती है और सीधे आके पृथ्वी पर रिसीवर है उससे जाके मिल जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं? स्पेस वेव कम्युनिकेशन या अंतरिक्ष तरंग संचार कहेंगे। चित्र बिल्कुल सिंपल है, बनाने की कोशिश करेंगे बन जाएगा। परीक्षा में क्वेश्चन आता है तो आपको चित्र के माध्यम से इसको बताना होगा। तो अंतरिक्ष तरंग संचार के तहत क्या होता है, तरंगे संप्रेषी एंटीना या ट्रांसमिटिंग जो एंटीना है इससे ग्राही एंटीना तक वायुमंडल में सीधे ही या पृथ्वी तल या और क्षोभ मंडल से परावर्तन के द्वारा सीधे ही गमन कर जाती है। अब इसके सब चीजें उससे उल्टी होगी। कैसे? अंतरिक्ष तरंग संचार दृश्य रेखीय संचार होता है। क्या होता है? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन, दृश्य रेखीय संचार होता है, अर्थात हम जहां तक देख पाते हैं वहां तक इसको भेज पाते हैं। आवृत्ति की बात करें तो इसकी आवृत्ति 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति की तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? 30 से 300 मेगाहर्ट्ज की आवृत्ति के तरंगों का उपयोग किया जाता है। इसकी गुणवत्ता की बात करें तो अंतरिक्ष तरंग संचार की गुणवत्ता व्योम तरंग संचार होता है, स्काई वेव कम्युनिकेशन, इसकी तुलना में बेहतर होती है। क्या होती है? इसकी तुलना में बेहतर होती है। परास की बात करें तो अंतरिक्ष तरंग संचार की परास क्या तुलनात्मक रूप से कम होती है। इसकी परास क्या होती है? तुलनात्मक रूप से कम होती है। जैसे कि हमारे क्या होता है, एफएम होता है। क्या होता है? एफएम इसका होता है। अंतरिक्ष तरंग संचार का उदाहरण क्या बात करें तो ये क्या होता है, एफएम। तो दोनों को दोनों हमने देख लिया। आगे क्या आता है? उपग्रह संचार। क्या आता है? उपग्रह संचार की बात करें जिसे कहते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, अंग्रेजी में तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन ही कहेंगे, हिंदी में कहते हैं हम क्या, उपग्रह संचार। तो उपग्रह संचार में क्या, तरंगों को भू स्थिर उपग्रह होते हैं हमारे जो जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट्स होते हैं उनकी ओर भेज देते हैं। जैसे हमने क्या किया, जो सूचनाएं या जो हमारे तरंगे क्या, जो हमारे तरंगे उनको किधर की तरफ भेज दिया, जो हमारे जीसेट वाले सैटेलाइट्स है उनकी तरफ भेज दिया। अब जो हमारे ट्रांसमिटेड वेव्स होते हैं या प्रेषित तरंगे, ये उपग्रह के द्वारा अपलिंक के माध्यम से ले लेगी और उपग्रह में लगे हुए जो ट्रांसपोंडर है ये क्या है, प्रेषित तरंगों का प्रवर्धन करेंगे, मतलब एम्प्लीफिकेशन करेंगे, बढ़ा देंगे उनको। ये प्रवर्धित तरंगे डाउनलिंक के माध्यम से पृथ्वी पर जो ग्राही एंटीना है उस तक भेज दी जाएगी। जैसे ये हमारे ट्रांसमीटर है, ट्रांसमीटर ये अपलिंक के माध्यम से क्या करेगा, सैटेलाइट को भेज देगा। सैटेलाइट इसका क्या करेगा, एम्प्लीफिकेशन करेगा, अर्थात इसको प्रवर्ध करेगा। क्या करेगा, इसको प्रवर्ध करेगा अर्थात एम्प्लीफाई करेगा। एम्प्लीफाई करने के बाद सैटेलाइट क्या करेगा, डाउनलिंक के माध्यम से जो रिसीवर है हमारा उस तक इसको भेज देगा।
तो ये हमारा क्या कहलाता है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन कहलाता है। और ये भी आपने देखा होगा, क्या हमारी डिश यही तो काम करती है, और क्या काम करती है। तो यही है हमारे कमाल। तो ये हमारे एक तो स्टेशन ये है और एक स्टेशन ये है, अर्थात एक तो सेंडिंग वाला तो ये है, रिसीविंग वाला ये है, डाउनलिंक अपलिंक। आगे बात करें अपलिंक और डाउनलिंक। क्या अपलिंक और डाउनलिंक की आवृत्तियों को अलग अलग रखा जाता है, और ये इसलिए रखा जाता है ताकि ये दोनों मिक्स नहीं होनी चाहिए। क्या होती है, ये मिक्स नहीं होनी चाहिए, इसलिए डाउनलिंक और अपलिंक दोनों की आवृत्तियों को अलग अलग रखा जाता है। जो हमारा सैटेलाइट क्या करता है, जो इनके पास अपलिंक के माध्यम से आवृत्ति आती है, इसको क्या एम्पलीफाई करके ऊंचा कर देता है और फिर भेजता आगे। उपग्रह संचार में सूक्ष्म तरंग आवृत्ति अर्थात माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी है, ये 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज का उपयोग किया जाता है। किसका, 300 मेगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक की जो आवृत्ति होती है, इसका उपयोग किया जाता है। अब इसके अंदर क्या बहुत सारे बैंड होते हैं, क्या होते हैं, बहुत सारे बैंड होते हैं जिनका इस्तेमाल इसमें जो किया जाता है अपलिंक और डाउनलिंक के अंदर करते हैं। एक होता है हमारा एस बैंड। क्या होता है, एक तो एस बैंड होता है। एस बैंड की आवृत्ति क्या होती है, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज होती है। क्या होती है, 2 से 4 गीगाहर्ट्ज हमारी एस बैंड की आवृत्ति होती है। अर्थात इसमें बहुत सारे बैंड होते हैं। यदि आप याद करेंगे तो परीक्षा में एक बार इस पे सवाल बन चुका है, आप याद करेंगे। क्यों, क्योंकि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं सवाल। सी बैंड की बात करें तो 4 से 8 गीगाहर्ट्ज इसका आवृत्ति होती है। एक होता है हमारा एक्स बैंड, जिसके 8 से 12 गीगाहर्ट्ज होती है। कू बैंड और का बैंड, कू बैंड की हमारे 12 से 18 और का बैंड की 27 से 40 गीगाहर्ट्ज की जिसकी आवृत्ति होती है। तो हमारे अपलिंक और डाउनलिंक की बात करें तो कितने बैंड होते हैं, एस बैंड, सी बैंड, एक्स बैंड, कू बैंड और का बैंड। ठीक है, तो ये हमारे है। एस बैंड की बात करें तो 2 से 4 गीगाहर्ट्ज, सी बैंड की 4 से 8, एक्स बैंड की 8 से 12, कू बैंड की 12 से 18, का बैंड की 27 से 40 गीगाहर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। अब बात करें जो उच्च आवृत्ति के बैंड होते हैं जो हमारे उच्च आवृत्ति के बैंड होते हैं, जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते जा रहे हैं, मतलब का बैंड की तरफ जा रहे हैं, तो उच्च आवृत्ति के बैंड हो रहे हैं। इनका उपयोग करने की से क्या होता है, सिग्नल की जो गुणवत्ता बढ़ती है। अर्थात हमें HD से 4K, 8K, सुपर HD, अल्ट्रा HD ऐसे प्राप्त होगा। और एंटीने का आकार छोटा होता है। क्या, एंटीने का आकार छोटा होता जाता है और गुणवत्ता बढ़ती जाती है। लेकिन जब खराब मौसम आता है तो खराब मौसम में सिग्नल प्रभावित होते हैं। सिग्नल क्या होंगे, खराब मौसम में सिग्नल प्रभावित होंगे। भैया डिश में आप कुछ नहीं देख सकते, बारिश आ रही है, तो टीवी में एक ही आता है, सिग्नल कनेक्टिविटी लो, सिग्नल कनेक्टिविटी लो, टीवी बंद कर दो। तो इस तरह से आता है। किसी सिग्नल की को संपूर्ण पृथ्वी पर संप्रेषित करने के लिए ये एक बार पूछा गया था, 120 डिग्री पर 3 भू स्तर उपग्रह का उपयोग किया जाता है। कि हमें यदि पूरी पृथ्वी पर, क्या पूरी पृथ्वी पर एक साथ सिग्नल भेजने, तो कम से कम कितने उपग्रहों की जरूरत पड़ेगी और वो कितने डिग्री पर लगेंगे। तो आपको ये याद रखना चाहिए। इसका जवाब क्या था, 3 उपग्रह लगाने हैं हमें इसके लिए, और वो 120 डिग्री पे लगे होने चाहिए। हमें पूरी पृथ्वी पर एक साथ यदि कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट्स लगाने हो तो कम से कम कितने लगाने पड़ेंगे, 3 उपग्रह लगाने पड़ेंगे, और वो कितनी डिग्री पर लगाने पड़ेंगे, 120 डिग्री पे। और उपग्रह कौन से होंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होने चाहिए, मतलब भू स्थिर उपग्रह होने चाहिए। अब इस उपग्रह का उपयोग, उपग्रह संचार का उपयोग किसमें किया जाता है, जो हमारे टीवी सिग्नल्स होते हैं, इसके अंदर ये टीवी नहीं है, टीवी है, ये टीवी है। टीवी सिग्नल्स मतलब डिश होते हैं, डिश के अंदर इसी का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे, तो हमने लंबी दूरी के देख लिए, क्या लंबी दूरी के जो है। अब बात करें कम दूरी का जो बेतार संचार तंत्र है, उसके बारे में बात करेंगे। कम दूरी का जो बेतार संचार होता है, या फिर इसको हम क्या कहते हैं, सीमित दूरी का बेतार संचार तंत्र भी कह सकते हैं। क्या, कम दूरी वाले को क्या बोलते हैं, सीमित दूरी का बेतार संचार तंत्र भी कह सकते हैं। ये 5 तरह का होता है। एक तो हमारा वाईमैक्स होता है, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC और लाईफाई। कितना, 5 तरह का होता है। वाईमैक्स, वाईफाई, ब्लूटूथ, NFC और लाईफाई, 5 तरह का होता है। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं ये क्या होते हैं। सबसे पहला आता है वाईमैक्स। पहला क्या आता है, वाईमैक्स। वाईमैक्स की बात करें तो वाईमैक्स क्या होता है, वाईमैक्स मतलब वायरलेस मैक्सिमम। क्या, इसका पूरा नाम क्या था, वायरलेस मैक्सिमम। वाई का मतलब वायरलेस और मैक्स का मतलब मैक्सिमम, मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेटिबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। तो
तो माइक्रोवेव एक्सेस के लिए वर्ल्ड वाइड ऑपरेटेबिलिटी इसका हिंदी में नाम होगा। तो वैसे कोई पूछता तो है नहीं, लेकिन आपको वैसे बता रहे हैं बस वाईमैक्स का पूरा नाम क्या होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ी पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई, पुरानी टेक्नोलॉजी की तो आपको कोई नहीं पूछता इसको। तो ये वाईमैक्स है। वाईमैक्स में क्या है, बहुत दूर दूर की चीज़ें होती है, उनको भी थोड़ा काम में ले लिया जाता है। देखें नेटवर्क की, तो एक शहर की सूचना और संचार तकनीकी जो उपकरणों को जोड़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमारी कि ये एक बिजनेस एक्सेस कोई जगह है, कोई बिजनेस की जगह है, ये यहाँ पे सूचना पहुँचानी, यहाँ कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ कोई दूर बंदा बैठा है, ये हमारी कोई कैफ़े वैफे है, ये किसी का घर है, यहाँ पे ऐसे करके सबको एक ही टावर से जोड़ देंगे। किस में माध्यम से? वाईमैक्स के माध्यम से। तो इसको देख सकते हैं, चित्र को गंदा नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर बात करें रेंज की, तो कितनी दूरी तक इसमें तो इंटरनेट या नेटवर्क पहुंचाया जा सकता है। कितनी दूरी तक पहुंचाया जा सकता है? तो हमारे 50 से 60 किलोमीटर की दूरी तक इसमें जो नेटवर्क या फिर हमारी सूचनाएं पहुंचाई जा सकती है। कितना? 50 से 60 किलोमीटर। स्पीड की बात करें तो 100 Mbps की स्पीड इसमें मिलती है। कितने? 100 Mbps की स्पीड इसमें मिलती है। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो फ्रिक्वेंसी हमारे 2.3, 2.5, 3.5, 3.8 इस तरह के गीगाहर्ट्ज़ में इसमें फ्रिक्वेंसी मिलती है। परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा यदि इस पर, तो सीधा सीधा पूछा जाएगा। क्या इससे? सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, जैसे कि इसकी फ्रिक्वेंसी 2.3, 2.5, 3.5 या 3.8 कौन सी है, तो हम बताएंगे उपरोक्त सभी है। यदि इसके मानक देखें, ये IEEE मानक, इसका मानक है 802.16। अब आप सोचते हैं मानक क्या होता है? जब भी किसी तकनीक का विकास किया जाता है, क्या होता है? जब भी किसी तकनीक का विकास किया जाता है तो उसको कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड दिया जाता है कि यह कितनी सटीकता से एक जगह से दूसरी जगह अपने संदेश को या सूचनाओं को पहुंचा सकती है। तो इसका मानक क्या है हमारे? 802.16। तो आप सभी के याद रखेंगे। बात करें इसका उपयोग किस में किया जाता है? वाईमैक्स का उपयोग हमारे इंटरनेट सुविधाओं के लिए किया जाता है। हमारी इंटरनेट फैसिलिटी है उसको देने के लिए किया जाता है। वाईमैक्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इंटरनेट फैसिलिटी के लिए किया जाता है वाईमैक्स का उपयोग। दूसरा आता हमारा वाईफाई। वाईफाई तो ऐसा मुश्किल ही कोई बंदा है जो नहीं जानता होगा, क्योंकि भैया थोड़ी सी देर के लिए हॉटस्पॉट ऑन करना। क्यों? क्योंकि मुझे वाईफाई लेना है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है तो आज के ज़माने में नहीं जानता हो कि हॉटस्पॉट क्या होता है और वाईफाई क्या होता है। लेकिन नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है? वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है इसका पूरा नाम? वायरलेस फिडेलिटी। ये भैया एक आदमी है जिसने यहाँ से हॉटस्पॉट ऑन कर दिया और 1 2 3 4 5 6 जगह जगह आदमियों ने इस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लिया। किसी ने अपना म्यूजिक सिस्टम कनेक्ट कर लिया, तो किसी ने टैबलेट, किसी ने लैपटॉप, किसी ने मोबाइल, किसी ने टीवी कर लिया, किसी ने कंप्यूटर इससे कनेक्ट कर लिया। तो वाईफाई का पूरा नाम क्या होगा? वायरलेस फिडेलिटी। इसका पूरा नाम होगा। आगे बात करें नेटवर्क की, तो एक संस्थान या एक संस्थान के सूचना एवं संचार तकनीकी उपकरण है, उनको जोड़ने के लिए बनाया जाता है हमारा एक नेटवर्क है। तो हम देखें कि जो हमारा वाईफाई क्या होता है, जब भी क्या होता है एक संस्थान हो, क्या एक संस्थान हो, तो एक संस्थान में जितने भी हमारी सूचना और संचार तकनीकी उपकरण है, क्या सूचना और संचार तकनीकी उपकरण है, इन उपकरणों को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया जाता है और वो नेटवर्क ही हमारा क्या कहलाता है? वाईफाई कहलाता है। तो आगे देखें इसकी परास की बात करें तो परास कितनी दूरी तक वाईफाई की रेंज होती है? भैया थोड़ी दूर जाओगे तो वाईफाई बंद हो जाएगा, मतलब 30 से 50 मीटर तक ही इसकी कनेक्टिविटी रहती है, अर्थात एक बिल्डिंग में भी ज़्यादा दूरी तक नहीं होगी। अब बात करें स्पीड की, तो वाईफाई के माध्यम से कितना डेटा एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है? इसकी स्पीड होती है हमारी 1 Gbps तक इसकी स्पीड होती है। तो कई बार वाईफाई इतना भी ना दे दे कि आपका खुद का डेटा ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसकी स्पीड इतनी तेज़ होती है कि आपका डेटा ख़त्म कर सकती है। फ्रिक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रिक्वेंसी 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। कितनी? 2.4 से 5 गीगाहर्ट्ज़ होती है। एक बार परीक्षा में साफ साफ पूछा गया था कि वाईफाई की फ्रिक्वेंसी 2.4 से और 5, ये 2 फ्रिक्वेंसी पे काम करता है वाईफाई। अब इसके मानक देखें, स्टैंडर्ड देखें, तो वाईफाई का स्टैंडर्ड होता है 802.11। जो हमारा लाईफाई था, तो लाईफाई के हमारे 802.16 देखा था हमने, जो इसके स्टैंडर्ड थे, इसके 802.16 थे। और वाईफाई के कितने हैं हमारे? 802.11।
तो इसके थोड़े से कम होते हैं इससे, लेकिन ठीक है, काम चला लेंगे। बात करें इसके उपयोग की, तो वाईफाई का उपयोग इंटरनेट सुविधाओं, फाइल ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। बहुत सारे काम होते हैं इसका, इंटरनेट एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, फाइल ट्रांसफ़र करने में, सब में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने देख लिया वाईफाई देख लिया, वाईफाई देख लिया, तो अब क्या देखते हैं, ब्लूटूथ। ब्लूटूथ तो बहुत पुरानी तकनीक है, लेकिन काम की बहुत है। नेटवर्क की बात करें तो एक कमरे में सूचना और संचार तकनीकी की जो उपकरण होते हैं उनको जोड़ने के लिए बनाया गया नेटवर्क हमारा क्या कहलाता है, ब्लूटूथ। अर्थात जिसमें इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इन उपकरणों को जोड़ दिया जाता है। किसके, केवल एक कमरे में जोड़ पाएंगे हम, ज़्यादा दूर तक जाएंगे तो ब्लूटूथ काम करना बंद कर देता है। परास की बात करें तो ब्लूटूथ की परास 10 मीटर से ज़्यादा नहीं होती है। कितनी होती है इसकी परास, 10 मीटर तक। स्पीड की बात करें तो इस ब्लूटूथ की स्पीड होती है हमारी 24 Mbps। आवर्ती या फ्रिक्वेंसी की बात करें तो ये 2.4 गीगाहर्ट्ज पे काम करता है। तो हमने वाईफाई को देखा, वाईफाई 2.4 और 5 दो फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, जबकि हमारा ब्लूटूथ एक ही फ्रिक्वेंसी 2.4 पर काम करता है। अब स्टैंडर्ड की बात करें, ब्लूटूथ का स्टैंडर्ड है IEEE मानक 802.15। कितना, 802.15 इसकी स्टैंडर्ड है। ब्लूटूथ के उपयोग की बात करें तो आप तो जानते हैं, ये जो हमारा नेकबैंड काम नहीं कर रहा, क्यों, ब्लूटूथ ऑन करो। गाड़ी के अंदर गाने चलाने, ब्लूटूथ ऑन करो। जो हमारे ईयरपॉड है, क्या करें यूज़ करने के लिए, ब्लूटूथ ऑन करो। तो ऐसा कोई नहीं जो ब्लूटूथ को ना जानता हो। ब्लूटूथ मतलब बी, ऐसा नहीं है ब्लूटूथ कोई नीले दांत नहीं होते, इसका मतलब ऐसा निशान होता है बी बना हुआ। मैं भी बनाना चाहूँगा, ये बी कैसा है, ये ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे, ये ब्लूटूथ है, इस तरह का निशान होता है, आप समझ जाएंगे। तो ब्लूटूथ का उपयोग इंटरनेट सुविधा और फाइल ट्रांसफ़र इनके लिए किया जाता है। ब्लूटूथ से आप बहुत सारी चीज़ें जोड़ सकते हो, जैसे कि हमारे क्या क्या जोड़ सकते हो, ब्लूटूथ से हमारा लैपटॉप, मोबाइल स्क्रीन, विंडोज़, प्रिंटर, कुछ भी जोड़ सकते हो। बहुत सारे उपकरण होते हैं, हेडफोन, तो बहुत सारे उपकरण हैं जिसको आप ब्लूटूथ से जोड़ सकते हो। अब हम बात करेंगे NFC की। NFC तो ये हो सकता है कि आपको इस नाम से परिचित ना हो, लेकिन ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो NFC को नहीं जानता हो। NFC मतलब पेटीएम करो, फ़ोन पे करो, अमेजन करो। तो वो जो हमारी बारकोड लगा होता है स्क्रीन के ऊपर, तो वह हमारे क्या होता है, NFC होता है। NFC का मतलब होता है हमारे नियर फील्ड कम्युनिकेशन। अर्थात जो हमारे बारकोड लगा होता है, बारकोड मतलब जो पेटीएम का स्कैन करने का, तो वही हमारा क्या है, नियर फील्ड कम्युनिकेशन कहलाता है। हिंदी में कहेंगे नियर फील्ड कम्युनिकेशन, ही हिंदी में कहेंगे इसको। नेटवर्क किन्हीं दो अति निकट, क्या होता है, अति निकट होने चाहिए स्थित सूचना और संचार तकनीकी उपकरणों के मध्य नेटवर्क स्थापित किया जाता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारे जो नियर फील्ड कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। नियर फील्ड कम्युनिकेशन के अंदर हम स्कैन करते, पेमेंट करने वाले, जैसे पेमेंट इस मोबाइल से पेमेंट करते हैं, स्मार्टफोन से स्कैन किया और स्कैनर दो आपका, स्कैनर से स्कैन किया, पेमेंट दिया गया। लॉयल्टी, इनपुट्स, आइडेंटिफिकेशन, अर्थात आपकी आईडी होती है तो आईडी को स्कैन किया जाता है। कंट्रोल्स ऑफ, तो ये कई बार देखते हैं आप, तो आप यदि मेट्रो के अंदर यदि कभी बैठे हैं, आप जयपुर मेट्रो में बैठना चाहिए, अच्छी ट्रेन है, तो वहाँ पे क्या आपको एक टोकन दिया जाता है। टोकन को जैसे आप उसकी स्क्रीन पे लगाते हैं और आपका काम हो जाता है, तो ये भी हमारे NFC कहलाएगी। ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेनों में काम आता है। सिक्योर कनेक्शन तो PC, एक्सेस कंट्रोल, तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसमें ये काम लिया जाता है। जैसे होटल्स होते हैं, होटल्स में अब क्या है, जो बड़े बड़े होटल होते हैं अमीर ओके, तो उसमें क्या चाबियाँ तो दी नहीं जाती, वहाँ एक आपको याद देखा हो आपने, तो कार्ड दिया जाता है। कार्ड को जैसे उनके लॉक पे स्कैन किया जाता है या टच कराया जाता है तो लॉक खुल जाता है। तो ये हमारे काम करता है NFC या नियर फील्ड कम्युनिकेशन। NFC की बात करें, NFC की रेंज होती है हमारे 2 से 5 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा दूर काम नहीं करेगा। स्पीड की बात करें तो NFC की स्पीड हमारे 224 kbps होती है। इसकी आवृत्ति की बात करें तो 13.56 मेगाहर्ट्ज़ होती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है, फ्रिक्वेंसी 13.56 मेगाहर्ट्ज़ की। उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग वाणिज्यिक भुगतान या कमर्शियल पेमेंट में भी किया जाता है। अब बात करेंगे हम किसकी, लाईफाई की। क्या, लाईफाई, 5वीं। लाईफाई का पूरा नाम होता है लाइट फिडेलिटी। क्या होता है, लाइट फिडेलिटी। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये एक कोई उपकरण है, ये कोई उपकरण है, इसने किसी ने कहा कि भैया आपका वाईफाई ऑन कर दो,
वाईफाई ऑन करते ही ये अपने सारे सिग्नल चारों तरफ बांटना शुरू कर देगा। क्या? चारों तरफ बांटना शुरू कर देगा। अब जिसको वाईफाई चाहिए वो इस कोने में बैठा है, तो ये सिग्नल यहाँ पे भी जाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, इसके बाकी के सिग्नल है ना ये वाले, ये बर्बाद हो गए। क्या हो गया? ये वाले सारे सारे सिग्नल क्या होते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। और इसके पास जाएगा, जैसे मान लो कि 100 सिग्नल डेटा भेजा इसने, तो यहाँ तक तो केवल 2 ही पहुँचता है। क्यों? क्योंकि बहुत छोटे से एरिया में बैठा है। तो जब वाईफाई ऑन करेंगे तो आसपास के इतने बड़े एरिया के अंदर ये सिग्नल जाएंगे। अब इससे रोकने के लिए क्या किया जाता है, एक नई तकनीक लेके आए हैं आपके लिए। कौन सी? लाईफाई। लाईफाई में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारे 1 2 3 और 4 ऐसे बल्ब बने हुए हैं, जिसका एरिया ये इतना है, इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है। ठीक है, इन सब को आपस में जोड़ दिया। क्या? इन सब को आपस में जोड़ दिया और इसको हमारे जो मॉडेम है उससे जोड़ दिया, अर्थात जो नेट उपलब्ध कराता है। तो लाईफाई में इससे जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या? लाइट लगी हुई है, इन बल्ब लगे हुए हैं तीनों में। अब इस बल्ब से ये रोशनी यहाँ होती है। कहाँ? यहाँ तक रोशनी इसकी होती है, यहाँ तक रोशनी इसकी होगी, इसकी, और जो हमारी ये इसकी रोशनी यहाँ तक है। यदि बंदा यहाँ बैठा है हमारा, कौन सा, जिसको नेटवर्क इंटरनेट चाहिए, तो केवल यही लाइट जलाने की ज़रूरत है। ये लाइट जलाएंगे तो इस वाले एरिया के अंदर क्या? इंटरनेट पहुँच जाएगा। यहाँ पे जलाने की ज़रूरत नहीं। तो लाईफाई के अंदर क्या? तो लाइट के माध्यम से इंटरनेट उपलब्ध कराया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। जिस एरिया के अंदर, इसमें क्या होगा, इंटरनेट का नुकसान बहुत कम होता है। क्या होता है? और स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये लाईफाई वाली तकनीक है, बहुत अच्छी तकनीक है, भारत में बहुत कम चलती है। लेकिन बात करें लाईफाई की, तो इसका मतलब होता है लाइट फिडेलिटी। लाइट फिडेलिटी लाईफाई क्या? एक विजिबल लाइट कम्युनिकेशन तकनीक होती है। क्या? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन तकनीक होती है। इसकी रेंज की बात करें तो ये 10 मीटर इसकी रेंज होती है। स्पीड की बात करें तो 1 Gbps से भी बहुत ज़्यादा इसकी स्पीड है। क्या? 1 Gbps से भी ज़्यादा इसकी स्पीड है। तरंग दैर्ध्य की बात करें तो इसकी तरंग दैर्ध्य 380 से 780 नैनोमीटर के बीच में होती है। क्या? इसकी तरंग दैर्ध्य किसके बीच होती है? 380 से 780 नैनोमीटर तक के बीच में इसकी फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ होती है। फ्रिक्वेंसी की बात करें 380 से 780 टेराहर्ट्ज। कैसी? टेराहर्ट्ज है, THZ। टेराहर्ट्ज का मतलब आप सोच सकते हैं कितना भयंकर स्पीड से जाती होगी। और मानक की बात करें तो एक 802.11 इसके मानक है। मतलब IEEE मानक की बात करें तो लाईफाई का मानक कितना? 802.11 इसके मानक है। तो काफ़ी शानदार स्पीड है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या है। ये हमने सर्वर लिया, इंटरनेट लिया, स्ट्रीमिंग कंटेंट डाला, तो ये स्विच ऑन कर दिया, स्विच बटन दबाया, बटन दबाते लैंप ड्राइवर से करंट गया, लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3। यहाँ कोई बंदा 1 बैठा है जो लैपटॉप चला रहा है, या बंदा 2 बैठा है जो टैबलेट चला रहा है, बंदा 3 जो मोबाइल में गाने सुन रहा है। तो यहाँ लाइट पड़ेगी, ये चल जाएगा, ये लाइट पड़ेगी, ये चल जाएगा, ये लाइट पड़ेगी, ये चल जाएगा। ठीक है। बीच में क्या? फोटो डिटेक्टर लगे हुए हैं। ये फोटो डिटेक्टर लगे हुए हैं। ये फोटो डिटेक्टर क्या होते हैं? ये सीधे सीधे ये लाइट को डिटेक्ट करेंगे और इसको इंटरनेट से जोड़ देंगे। और ऐसे करके हमारे जो उपकरण होते हैं इनको इंटरनेट मिल जाता है। बहुत शानदार तकनीक है। मूवी विदिन ए सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड के अंदर पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी। हो सकता है 1 सेकेंड में, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ कि जैसे हो सकता है कि यदि 100 मूवी हो तो 100 मूवी भी शायद हो सकता है 1 सेकेंड के अंदर डाउनलोड हो जाए। इतनी स्पीड से काम करता है हमारा लाईफाई। तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये भारतीय के हाथ में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो केवल मूवी डाउनलोड करने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे इससे। बात करें आगे तो इसके लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। लाईफाई के लिए LED बल्ब होना चाहिए। ये हम जो घरों में काम लेते हैं वो वाला बल्ब नहीं चाहिए। फोटो डिटेक्टर होना चाहिए, लैंप ड्राइवर होना चाहिए, LED ड्राइवर, ऐसे करके बहुत सारे उपकरण होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करें लाईफाई के फ़ायदे। लाईफाई के क्या लाभ है? तो विस्तृत आवर्ती स्पेक्ट्रम इसका फ़ायदा है, अर्थात बहुत बड़ी दूरी तक इसमें नेट पहुंचा सकते हैं। बेहतर गोपनीयता, अर्थात जिस लैंप से हमें लाइट भेजनी है, लाइट भेजते हैं, केवल वहीं इंटरनेट जाता है। अधिक सुरक्षित है, कम इंटरफेस है, अर्थात कम जगह के लिए चलता है, लेकिन बढ़िया चलता है, ऐसे हल्का फुल्का नहीं चलता। आवृत्ति की बात करें तो उच्च स्पीड आती है, हाई डेटा स्पीड आती है। रेडियो तरंगों की तुलना में स्वास्थ्य के लिए कम हानिकारक होती है। रेडियो तरंगों से जो हमारी
इंटरनेट जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उससे तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य को नुकसान कम से कम पहुंचाता है। लाईफाई की बात करें तो लाईफाई की कुछ सीमाएं, अर्थात ये क्या क्या काम नहीं कर सकता, उसकी बात करें तो लाईफाई की परास क्या कम होती है, रेंज कम होती है। लाईफाई की क्या होती है, रेंज कम होती है। लाईफाई क्या है, अंधेरे में नहीं चलता। लाइट है, नाम ही लाइट है, उजाला, तो अंधेरे में कैसे चलेगा? तो लाइट चली जाए तो इंटरनेट नहीं मिल सकता। अब हम बात करेंगे परास के आधार पर संचार तंत्र के प्रकार। किसकी? रेंज के आधार पर, परास के आधार पर संचार तंत्र के प्रकारों की बातचीत करेंगे। तो परास के आधार पर संचार तंत्र हमारे कितने प्रकार का? 4 प्रकार का होता है। रेंज के आधार पर संचार तंत्र 4 प्रकार का होता है। और ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं? चारों प्रकार हमने पहले वैसे तो बार बार सुने हुए। एक तो पैन मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और होता है वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इनके बारे में एक एक करके देखें। पहला आता हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब इंग्लिश में क्या कहेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क, हिंदी में भी पर्सनल एरिया नेटवर्क कहेंगे। बात करें नेटवर्क की, एक ही कमरे में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे उपकरण है, आईसीटी उपकरण, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन डिवाइसेज है, इनको जोड़ने वाला नेटवर्क है ये। क्या? एक कमरे में उपस्थित जो हमारे आईसीटी उपकरण है उनको जोड़ने वाला नेटवर्क कौन सा होता है? हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे कि किन किन के माध्यम से जोड़ सकते हैं इसमें एक कमरे के अंदर? ब्लूटूथ के माध्यम से, वाईफाई, ट्विस्टेड पेयर, लाईफाई, इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, एक कमरे के जितने भी उपकरण हैं उनको आपस में जोड़ सकते हैं। जैसे कंप्यूटर को जोड़ दिया बेस स्टेशन से, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये एक और लैपटॉप को, प्रिंटर, सबको आपस में जोड़ दिया। किसके माध्यम से? तार के माध्यम से जोड़ दो, बिना तार से जोड़ दो। क्या बना दिया हमने? लैन नेटवर्क बना दिया। अब आता हमारा अगला, बात करें लैन की, तो लैन कहाँ कहाँ काम आता है, किन किन चीज़ों में काम आता है? मोबाइल में गेम खेलते हैं अपन, उसमें काम आता है। हॉटस्पॉट जो तो सभी जानते हैं। कंपनी वाईफाई, लाइब्रेरी वाईफाई, लाइब्रेरी में वैसे भी लोग पढ़ने कम जाते हैं और मोबाइल फिल्में ये सब देखने जाते हैं, गाने डाउनलोड करने के लिए जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए वैसे तो। क्यों? क्योंकि आपका समय बहुत ज़्यादा कीमती है। कीमती समय में आप मूवियाँ देखते हो तो ये ठीक नहीं है। उसकी वजह पढ़ लेंगे तो काम आएगा। फिर आता हमारा लोकल एरिया नेटवर्क, लैन। फुल फॉर्म की बात करें तो लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। ये इधर ये चित्र में देख लीजिए, इसमें क्या करते हैं हम, बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ देते हैं। बात करें हिंदी में भी इसको लोकल एरिया नेटवर्क ही कहेंगे। नेटवर्क की बात करें इसके अंदर, तो एक संस्थान या इमारत में उपस्थित जितने भी आईसीटी उपकरण है इनको जोड़ने वाला नेटवर्क है। एक इमारत या एक संस्थान है, बहुत सारी मंजिल है उसके अंदर और बहुत सारे कमरे हैं, उन सबको एक साथ जोड़ने का काम करता कौन सा? लैन। तकनीक की बात करें तो इसमें वाईफाई, कोक्सियल केबल, ये केबल काम आते हैं। कोक्सियल केबल आता है, एक वाईफाई काम आ सकता है। जैसे हमारे सचिवालय में हर कमरे के अंदर हमारे क्या सेक्रेटरीट लैन लगा होता है। जैसे SEC मतलब सेक्रेटरीट लैन। कॉलेज का कोई वाईफाई है तो उसमें कैंपस में एक वाईफाई होता है, उस कैंपस में जितने भी लोग बच्चे बैठे वो एक साथ इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं। ये क्या कहलाता है हमारा? ये वाईफाई कहलाता है। फिर आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या आता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें, हिंदी में भी यही कहेंगे, अंग्रेजी में भी यही कहेंगे। महानगरीय एरिया नेटवर्क भी कह सकते हैं या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इसमें कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है, ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, बहुत दूर हमारे हेडक्वार्टर है उसके, फिर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है, सब्सिडरी है उसको बिल्डिंग है। तो ऐसे करके बहुत सारी दूर दूर स्थित जो इमारतें होती है, जगह होती है, उनको आपस में जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। तो दूर दूर की चीज़ों को जोड़ने में काम आएगी। बात करें इसकी नेटवर्क की, तो एक शहर में उपस्थित जितने भी उपकरण है, क्या एक शहर में जितने भी हमारे उपकरण हैं उनको जोड़ने के लिए एक नेटवर्क बनाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसमें आप कौन सी तकनीक का इस्तेमाल करोगे? तो इसके अंदर आप वाईमैक्स, कोक्सियल केबल, स्पेस वेव कम्युनिकेशन इसका इस्तेमाल करोगे। किसका? स्पेस वेव कम्युनिकेशन इसका इस्तेमाल करोगे। जैसे कि कहाँ का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि आप जितने भी एटीएम मशीनें किससे जुड़ी हुई है? रिजर्व बैंक के सर्वर से। तो सर्वर से जुड़ी रहेगी, तो कहाँ से जोड़ोगे आप? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क MN से। बात करें हमारे जितने भी ब्रांचें होती है बैंकों की, वो आपस में जुड़ी होती है। केबल टीवी होती है, ये जुड़ी होती है। तो ये सब हमारे उपकरण होते किसके? मैन की। मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। चौथा आता हमारा कौन सा? वाइड एरिया नेटवर्क।
कौन सा नाम में वाइड है, वाइड का मतलब बहुत ज़्यादा विस्तृत। वाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्तृत एरिया नेटवर्क। मतलब वाइड एरिया नेटवर्क मतलब पूरी दुनिया को ही हमने जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया। तो ये कंप्यूटर दूसरा तीसरा, ये सारे क्लाइंट और सर्वर आपस में जुड़ जाते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क बन जाता है। तो इसमें के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि यदि पूरी पृथ्वी पर एक साथ कम्युनिकेशन करना है तो 120 डिग्री पर हमारे 3 जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स लगाने पड़ेंगे, तब पूरी पृथ्वी पर इसको स्थापित किया जा सकता है। वैसे हमारे जो स्पेसएक्स है, जो हमारे एलोन मस्क का, उसका एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट है जिसके तहत लगभग 32,000 जो सैटेलाइट वो लॉन्च करेंगे और पूरी पृथ्वी पर एक हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन चीन ने इसका भी एक तोड़ निकाला है। उन्होंने हमारा G60 कॉन्स्टेलेशन बनाया है और उसके कुछ उपग्रह को तो भेज भी दिया है, तो वो भी इंटरनेट पूरी दुनिया को भेज में स्थापित करने की प्रयास कर रहे हैं। तो बात करें किसकी, वाइड एरिया नेटवर्क की, पूरी दुनिया के अंदर नेट पहुंचाना। नेटवर्क की बात करें तो किसी विस्तृत भूभाग, राज्य, देश, अंतर महाद्वीप, इनमें उपस्थित जो हमारा ICT उपकरण होता है उनको जोड़ने वाला नेटवर्क हमारा ये वाइड एरिया नेटवर्क। तकनीक की बात करते हैं इसमें ऑप्टिकल फाइबर, अंतरिक्ष तरंग संचार अर्थात स्काई वेव कम्युनिकेशन, इन तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। तो ऐसा कुछ किया जा रहा है भारत के अंदर, ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। जैसे भारत नेट, राजस्वान राजस्थान का अपना फ्लैग मतलब फाइबर ऑप्टिक लिंक अराउंड ग्लोब, ऐसे करके बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं। जो हमारे भारत नेट है इसके अंतर्गत क्या कर रहे हैं हम, जो हमारे भारत की जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनको क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ रहे हैं। राजस्वान, तो राजस्थान के अंदर भी हम क्या करें, हाई स्पीड इंटरनेट से जितने में हमारे कॉमन सर्विस सेंटर है इनको जोड़ रहे हैं। अब बात करेंगे क्षमता के आधार पे, अर्थात जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी के आधार पे हमारे संचार तंत्र के प्रकार, कैपेसिटी या क्षमता के आधार पे संचार तंत्र के प्रकार के देखें तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं। एक तो हमारा बेस बैंड होता है, एक वॉइस बैंड होता है और एक ब्रॉड बैंड होता है। कितने तरह के होते हैं, एक तो बेस बैंड, वॉइस बैंड और ब्रॉड बैंड, 3 तरह के होते हैं। पहला देखें हम बेस बैंड, पहला कौन सा प्रकार देखें, बेस बैंड की बात करें तो बेस बैंड की क्षमता सबसे कम होती है। बेस बैंड की क्षमता क्या होती है, सबसे कम होती है। बेस बैंड से एक समय में एक ही सिग्नल भेजा जा सकता है। क्या होता है, बेस बैंड से एक समय में एक ही सिग्नल भेजा जा सकता है। वॉइस बैंड की बात करें तो वॉइस बैंड की क्षमता सीमित होती है और वॉइस बैंड से केवल ध्वनि संकेत भेजे जा सकते हैं। केवल वॉइस, नाम ही वॉइस है तो वॉइस बैंड से वॉइस ही भेजी जाएगी। और तीसरा आता हमारा ब्रॉड बैंड, क्या था, ब्रॉड बैंड। तो ब्रॉड बैंड की बात करें तो ब्रॉड बैंड से हमें इसकी क्षमता तो कैसी होती है, उच्च होती है और इसमें सभी तरह के संकेत भेजे जा सकते हैं। तो हमने 3 देखे, कैपेसिटी के आधार पे, क्षमता के आधार पे। तो पहला आता बेस बैंड, इसकी क्षमता सबसे कम होती है। बेस बैंड से एक समय में एक ही सिग्नल भेजा जा सकता है। फिर आता वॉइस बैंड, वॉइस बैंड की क्षमता सीमित होती है और वॉइस बैंड से केवल ध्वनि संकेत ही भेजे जा सकते हैं। फिर आता हमारा ब्रॉड बैंड, तो ब्रॉड बैंड की क्षमता उच्च होती है और इससे सभी तरह के सिग्नल भेजे जा सकते हैं। तो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो इसको फिर से हम विराम देंगे और इसके अगले पार्ट में इसके आगे देखेंगे। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। हमारी ये सीरीज चल रही है, इसको पूरा देखें आप, ताकि आपकी समझ अच्छी तरह से विकसित हो। तो वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।